नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के तीन गठबंधन के तीन साथी तीन राज्यों में, तीनों से एक एक करके नाता टूट गया। और ये नाता कोई एक दो दिन का नहीं था, ये 22 साल से लेकर लगभग 30 साल का, अलग अलग पार्टियों का। और ये गठबंधन क्यों टूट गया और इस गठबंधन के टूटने के बाद कौन फ़ायदे में रहा और कौन घाटे में रहा, इसका एक आकलन करेंगे कि इस गठबंधन के टूटने से उन क्षेत्रीय दलों को फ़ायदा पहुंचा या पहुंच रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई रास्ता खुला है या रास्ते बंद हो गए। क्योंकि तीन राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो इसलिए लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में। उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीन साथियों के बिना लोकसभा चुनाव में कैसा करेगी। विधानसभा चुनाव की तो अभी बात छोड़ देते हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में अभी फ़िलहाल कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव नहीं होने वाले हैं। तो क्रमवार शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जिसका साथ छूटा, पहले उसकी बात करते हैं। बल्कि उस लिहाज से भी देखें, अगर ज़्यादा समय के लिहाज से भी देखें तो भी क्रम वही बनता है। तो पहला गठबंधन का साथी शिवसेना। शिवसेना जो है 1989 में पहली बार औपचारिक रूप से गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, और 2019 में टूट गया। लेकिन इसके पहले की भी एक पृष्ठभूमि है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी कमज़ोर थी। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों अलग अलग रास्ते पर थी। शिवसेना जो है उसने 77 में कांग्रेस का साथ दिया। 1980 में भी दोनों लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस की मदद की, अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। तो उसके बदले में कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को 3 MLC की सीट्स दी महाराष्ट्र विधानसभा में। 1984 में, उस समय तक 78 में ही निकल गए थे शरद पवार कांग्रेस से, 84 में उन्होंने एक गठबंधन बनाया, उसमें बीजेपी को शामिल किया, शिवसेना को नहीं किया। उसकी वजह बड़ी साफ थी कि शरद पवार और बाल ठाकरे दोनों की नज़र मराठा वोटों पर थी। शिवसेना के पास अपना कोई स्थायी सिंबल नहीं था उस समय तक। तो बीजेपी के सिंबल पर शिवसेना के कुछ कैंडिडेट उतरे। और आपको थोड़ा सुनकर शायद आश्चर्य हो, या हो सकता है कई लोगों को पता भी हो, कि बीजेपी के सिंबल पर सिर्फ एक शिवसेना का उम्मीदवार जीता, और उसका नाम था मनोहर जोशी, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र के लोकसभा के अध्यक्ष बने। वो पहली बार पहला चुनाव अपना जो जीते वो बीजेपी के सिंबल पर जीते, और यही इसी कमल के सिंबल पर जीते। शिवसेना का गठन मूल रूप से मराठी मानुस के लिए एंटी साउथ इंडियन, पहला जो उनका अभियान चला, जो पहली उनकी जो रणनीति थी, वो दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, ख़ासतौर से मुंबई में जो उडुपी रेस्टोरेंट थे उनके मालिकों के खिलाफ। उसके बाद 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का आंदोलन, उसमें शामिल होने का फ़ैसला किया, फ़ैसला तो 1988 में शिमला में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी पार्टी की, उसी में हो गया था, लेकिन रथ यात्रा 1990 में निकली। उससे पहले से माहौल बनना शुरू हुआ था। तो 1989 में शिवसेना को लगा कि आगे का रास्ता हिंदुत्व ही है, और हिंदुत्व के रास्ते पर चलना है, उस पर राजनीति करनी है, तो बीजेपी को साथ होना चाहिए। तो बीजेपी शिवसेना का पहला अलायंस, उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रमोद महाजन की थी और गोपीनाथ मुंडे की भी। दोनों के अपने भी राजनीतिक कारण थे, लेकिन फॉर्मल अलायंस शिवसेना और बीजेपी का पहला 1989 में हुआ। और उस समय आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी और शिवसेना की स्थिति में क्या फ़र्क था। बीजेपी लोकसभा की 22 सीटों पर लड़ी और शिवसेना सिर्फ 6 सीटों पर लड़ी। उस समय आपको याद होगा कि जनता दल बन चुका था, वीपी सिंह कांग्रेस से निकल चुके थे, बाकी पार्टियों को मिलाकर जनता दल का गठन हो चुका था, और जनता दल और वीपी सिंह शिवसेना के खिलाफ थे। तो 89 में जो फॉर्मल अलायंस हुआ, उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी थी, शिवसेना छोटी पार्टी थी। ये किस्सा आपको जो है एक और राज्य में दोहराया जाता हुआ दिखेगा कि कैसे बड़ी से छोटी पार्टी बन गई, छोटी पार्टी बड़ी बन गई। 1990 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर लड़ी और 42 सीटें जीती, 42।
अब देखिए कि स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतर था। यही समय था जब बीजेपी को तय करना चाहिए था कि अलग रास्ता अपनाएं, या तो गठबंधन में बड़ा पार्टनर बने या अलग रास्ता अपनाएं। लेकिन गठबंधन के नाम पर, हिंदुत्ववादी ताकतों की एकता के नाम पर बीजेपी ने समझौता कर लिया और बीजेपी का ग्रोथ जो है महाराष्ट्र में उसके बाद रुकने सा लगा। मतलब जितनी तेज़ी से होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने नंबर 2 की स्थिति को स्वीकार कर लिया। और इन सब में जहाँ जहाँ जिन राज्यों की बात कर रहा हूँ उनकी भी, और उसके अलावा जिनकी नहीं बात कर रहा हूँ आज, उनमें भी जब जो भी गठबंधन हुआ उसमें केंद्रीय नेतृत्व ने भूमिका निभाई राज्य के, अपनी ही पार्टी के राज्य के नेतृत्व को दबाने की, कि गठबंधन चलना चाहिए, हमारा नुकसान होता है तो कोई बात नहीं। ये भाजपा के गठबंधन इसी शर्त पर चले हैं कि भाजपा नुकसान उठाए। उसके गठबंधन के सभी साथियों ने उसके साथ ये किया। लेकिन ये गठबंधन बन तो गया था, हिंदुत्व के नाम पर बन गया था, ऊपर से बड़ा, सतह पर बड़ी शांति दिखती थी, लेकिन अंदर अंदर बड़ी हलचल थी। क्योंकि उसके बाद, इस चुनाव के बाद जो है, भुजबल ने रिवोल्ट कर दिया और 12 या 13 विधायकों को लेकर जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब शिवसेना के विधायकों की संख्या कम हो गई, तो बीजेपी को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिल गया। ये बात शिवसेना को पसंद नहीं आई, बाल ठाकरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये जो फ्रिक्शन है, ये जो मनमुटाव है, मन में जो खोट आया, वो लगातार चलता रहा। 95 में जब अयोध्या का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा अपने पीक पर था, 95 में शिवसेना और बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। गठबंधन को अपना स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो पहली सरकार बीजेपी शिवसेना की महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ हुई। लेकिन समय से पहले चुनाव कराने का फैसला दोनों दलों के लिए घातक साबित हुआ कि 99 में लोकसभा का चुनाव हो रहा, उसी के साथ करा लिया जाए। तो बीजेपी को लगा कि इससे फ़ायदा होगा दोनों दलों को, और शिवसेना भी मान गई। हुआ ये कि घाटा हुआ। 1999 में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी और शिवसेना दोनों की सीटें घट गईं। बीजेपी को 56 सीटें मिली और शिवसेना को 69। लेकिन ये तो आंकड़े बताते हैं, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ? ज़मीन पर यह हुआ कि चुनाव से पहले बाला साहब ठाकरे ने घोषणा कर दी दोनों पार्टियों की बैठक में, ये कहा कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक आएंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर नहीं लड़ी। शिवसेना बीजेपी से 12 सीटें ज़्यादा लड़ी और शिवसेना की 69 आई, बीजेपी की 56 आई। इन दोनों पार्टियों ने कि हमारा मुख्यमंत्री बने, हमारी सीटें बढ़ें, इस चक्कर में एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की। करीब 25-30 दिन तक कोशिश चलती रही सरकार बनाने की, निर्दलीयों को लेकर साथ में सरकार बनाने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। जो कुछ महीने पहले कांग्रेस से निकले थे शरद पवार और एनसीपी बनाई थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उन्होंने फैसला किया कि वो कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार हैं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और कुछ महीने में ही सोनिया गांधी की पार्टी से समझौता करने को, सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। तो ये शरद पवार है। तो सरकार बन गई और 15 साल चली सरकार, और इन 15 सालों में बीजेपी विपक्ष में रही। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही विपक्ष में रहे, और लेकिन उनके आपस के झगड़े कम नहीं हुए। बीजेपी के लिए दूसरा प्रस्थान बिंदु आया। एक मैंने बताया कि जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा था, दूसरा आया 2009 में। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44 सीटें मिली और शिवसेना को 42। ये समय था जब बीजेपी घोषणा कर सकती थी कि अब वो राज्य की बड़ी पार्टनर होगी, गठबंधन की बड़ी पार्टनर होगी, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया। फिर केंद्रीय नेतृत्व का दबाव कि अलग नहीं होना चाहिए, साथ चलना चाहिए। उससे पहले झगड़े के और कारण हुए थे। जब प्रमोद महाजन ने घोषणा की 100% भाजपा, यानी भाजपा अकेले लड़े, पूरा चुनाव लड़े, तब बाला साहब ठाकरे ने व्यंग करते हुए कहा था कि ये जो कमलिनी है इसकी लोकप्रियता शिवसेना के कारण है। कमलिनी से उनका मतलब था भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है कमल, उसको लेकर वो उन्होंने व्यंग किया था। 2009 का ये नतीजा जो आया, उसके बाद भी बीजेपी ने अपने को बड़ी पार्टी गठबंधन की घोषित नहीं किया
यही स्थिति बनी रहती अगर 2013 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह न आते बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में। वहाँ से बदलाव शुरू हुआ। 2014 में इंसिस्ट किया बीजेपी ने कि वो ज़्यादा सीटें लड़ेंगी। शिवसेना इसको स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। आखिर में नामांकन की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले, 48 घंटे या शायद 24 घंटे ही पहले, गठबंधन टूटने की घोषणा हो गई। बीजेपी अकेले लड़ी, लगभग 260 सीटों पर लड़ी और उसको 122 सीटों पर जीत मिली। शिवसेना को सिर्फ 63 सीटें मिली। लेकिन शिवसेना जो है वो इस स्थिति को, दूसरे नंबर की पार्टी होने की स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुई। उसके बाद का इतिहास आपको पता है कि किस तरह से लगातार उद्धव ठाकरे रूठे रहे, लगातार सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ बोलते रहे, सामना के जरिए लिखते रहे और 5 साल सरकार तो चली लेकिन झगड़े बने रहे। और 2019 में उन्होंने आखिर में जो जनादेश मिला उसको धोखा दिया। अब सवाल यह है कि दोनों के लिए रास्ते क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे राहत की बात यह है कि ये जो समझौते का बेताल उसके कंधे पर सवार था, जो शिवसेना को साथ ले चलने का एक तरह से मानसिक बोझ या कहें मनोवैज्ञानिक बोझ था, वो उतर गया है। महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर बड़ी ताकत बनते हैं। इस गठबंधन के टूटने से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो उद्धव ठाकरे का हुआ है। उद्धव ठाकरे अगला जो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव नवंबर में है, उसमें उसके बाद सरवाइव कर पाएंगे पॉलिटिकली कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो 2 दलों का फ़ायदा हुआ है। 2 दलों का मतलब एक गठबंधन भाजपा और शिंदे गुट का, और दूसरा एनसीपी को फ़ायदा होगा। कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। इस बार 4थे नंबर पर थी, लेकिन कोई 5वीं पार्टी नहीं है इतनी बड़ी कि उसको जो है धकेल सके 5वें नंबर पर। तो कांग्रेस पार्टी की जो 2019 में स्थिति थी उससे ख़राब होने वाली है। तो शिवसेना और बीजेपी 2 ये हैं जिनको इस गठबंधन के टूटने का लाभ मिलने वाला है। और बीजेपी ने गलती की थी पिछले चुनाव में, उसकी 105 सीटें ही आई थी, क्योंकि वो लगभग 155-56 सीटों पर ही लड़ी। अगर वो 2014 की तरह अकेले लड़ी होती तो उसकी सरकार होती पूर्ण बहुमत की। अब बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान, ये निर्भर करेगा कि एकनाथ शिंदे गुट कितनी बार्गेनिंग करता है, उसको सीटें कितनी मिलती हैं। जितने लोग आए हैं उससे कुछ ज़्यादा, 40 विधायक आए हैं तो 50-60 सीटें अगर इससे ज़्यादा मिलती हैं तो बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। फिर बीजेपी के लिए गठबंधन की ही सरकार चलाने की मजबूरी होगी। अगर इससे ज़्यादा मिलती हैं तो बीजेपी अपने से पूर्ण बहुमत की ओर पहुंच सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में आप देखिए तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70% था। और अगर इस गठबंधन के रहते हुए बीजेपी 200 सीटें भी लड़ती है, 288 सीटें हैं कुल विधानसभा की महाराष्ट्र की, अगर 80-88 छोड़ देती है एकनाथ शिंदे के लिए भी, तो भी अगर उसका वही स्ट्राइक रेट रहता है, बढ़ता नहीं है, तब भी उसको लगभग 140 सीटें मिल जाएंगी। 140 का मतलब है 145-46 पर बहुमत होता है। 145 सीटें अगर आ गई तो अपने आप बहुमत मिल जाएगा। तो इसलिए इसकी संभावना महाराष्ट्र में ज़्यादा है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी में भी स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं रह गई हैं जितनी पिछले चुनाव में थी। और जो उनको गठबंधन का कांग्रेस पार्टी की मदद मिली थी, वो कांग्रेस पार्टी भी कमज़ोर हो रही है। उद्धव ठाकरे उनके लिए एसेट होंगे या लाइबिलिटी, ये तय होना है, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उसमें वो लाइबिलिटी ही नज़र आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे शरद पवार की टांग पकड़कर नीचे आ सकते हैं, उनको ला सकते हैं। लेकिन ये सब तो पता चलेगा चुनाव नतीजे आने के बाद। तो महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा, और उसके गठबंधन के साथ ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ है। दूसरा गठबंधन अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का, ये सबसे पुराना गठबंधन है वैसे तो दोनों पार्टियों का, लेकिन औपचारिक रूप से अगर देखें जो गठबंधन हुआ उस लिहाज से देखें तो शिवसेना का गठबंधन ज़्यादा पुराना है, क्योंकि औपचारिक रूप से अकाली दल और भाजपा का गठबंधन यानी प्री पोल अलायंस वो 1997 में हुआ।
हालांकि दोनों पार्टियों के संबंध जो है 1967 से शुरू हो गए। 1967 से 1980 तक इन 13 सालों में 4 बार अकाली दल की सरकार बनी और चारों सरकारों में भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ थी, जनसंघ के जो है वो विधायक मंत्री बने। एक समय 3 मंत्री थे भाजपा के। लेकिन इस गठबंधन में भी झगड़े मतभेद चलते रहते थे। 1969 में जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि दयानंद सरस्वती के नाम से विश्वविद्यालय बने। अकाली दल ने कहा कि हमारे छठे गुरु नानक देव की 500वीं जयंती है नवंबर 69 में, तो उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा। भारतीय जनता पार्टी चुप हो गई। कभी कभी इस गठबंधन में बीजेपी ने अपने को असर्ट भी किया। जैसे मनमोहन कालिया ने, जनसंघ के समय जनसंघ थी, उन्होंने कहा कि मैं शपथ तभी लूँगा जब हिंदी को दूसरी भाषा राज्य की घोषित किया जाएगा, और वो हुआ, उन्होंने हिंदी में शपथ ली। अब आया 2007, 2007 एक मेरे हिसाब से भाजपा के लिए इस गठबंधन से निकलने का या अपने को असर्ट करने का मौका था। 2007 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 23 में से 19 सीटों पर जीती, तो आप स्ट्राइक रेट का अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी यानी 93 सीट्स पर लड़ी थी अकाली दल और उसको 49 सीटें 49 सीट्स मिली। वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बेहतर स्ट्राइक रेट के आधार पर कई चीज़ें डिमांड कर सकती थी। एक कि अगले चुनाव में हमको हमारी सीटों का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा, जो मांग की भारतीय जनता पार्टी ने कि उसका डिप्टी सीएम बने, जो बड़ी वाजिब मांग थी। कोई भी पार्टी, जो बीजेपी के विधायकों की वजह से ही अकाली दल की सरकार बनी, अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट अकाली दल जैसा होता तो पंजाब में 2007 में अकाली भाजपा सरकार नहीं बन पाती। इसके बावजूद अकाली दल ने मना कर दिया कि हम डिप्टी सीएम का पद नहीं देंगे, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने इसको मान लिया, इस बात को लेकर कि ये गठबंधन सरकार के लिए, सीटों के लिए या अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए नहीं है, प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए। इस नाम पर बीजेपी सेक्रीफाइस करती रही। वो 23 सीटों से ज़्यादा लड़ी ही नहीं। इस सब के बावजूद, उसके अलावा बीजेपी ने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया अकाली दल को लेकर, और अकाली दल के सारे 3-5 का खामियाजा भी भुगता। उसके बावजूद ये तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर अकाली दल ने गठबंधन तोड़ दिया। उस समय हरसिमरत कौर जो है, सुखबीर बादल की पत्नी, जो है लोकसभा सदस्य थी और केंद्र में कैबिनेट मंत्री थी। उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया और ये गठबंधन तोड़ने की घोषणा की। नतीजा क्या हुआ? चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल का सफाया हो गया। बीजेपी को भी कुछ नहीं मिला, ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी के लिए आगे का रास्ता खुल गया। इससे पहले तक तो 23 सीटों के अलावा बीजेपी अपना जो है संगठन भी बाकी चुनाव क्षेत्रों में नहीं खड़ा करती थी। अब बीजेपी के लिए ये मौका मिला है। उसने और बहुत जल्दी में जो है, ये जो मैं 2 बातें कहता हूँ कि जो है 2 तरह से विस्तार होता है संगठनों का, एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक इनऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक मतलब आप कार्यकर्ता जोड़िए, संगठन बनाइए, उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए और एक दिन बड़े हो जाइए। दूसरा इनऑर्गेनिक ये है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है एक्विजिशन और मर्जर, कि दूसरे दलों से लाइए। तो बीजेपी बड़ी तेज़ी से इस समय दूसरे दलों से, खास तौर से कांग्रेस से, जो वरिष्ठ नेता अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया पंजाब लोक कांग्रेस का। उसके अलावा जो है, उसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा पार्टी में आ चुके हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के। तो इस तरह से बहुत सारे कांग्रेस के जो थोड़े जनाधार वाले नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। तो पंजाब की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि अगला चुनाव यानी 27 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो सकता है। शर्त यह है कि भाजपा अपने संगठन पर तेज़ी से काम करे। दूसरी बात यह है कि अकाली दल के लिए अब उठना, और कांग्रेस के लिए भी, बहुत बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अकाली दल की जो 10 साल सत्ता में रहे, उस दौरान जो अत्याचार किए सुखबीर बादल ने, उसके बाद लोगों के मन से अकाली दल उतर गया है।
और कांग्रेस पार्टी का जो झगड़ा हुआ, कैप्टन को जिस तरह से अपमानित करके हटाया गया, उसके बाद जो है वहाँ कांग्रेस पार्टी का अब वहाँ पहले जैसा वर्चस्व कभी स्थापित होगा, ये कम से कम निकट भविष्य में दिखता नहीं। तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद रहा। अभी चुनाव में तो कोई ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं है, लेकिन आगे के लिए रास्ता खुल गया है। ये जो दबाव था गठबंधन का, उससे बीजेपी मुक्त हो गई है। अब तीसरा राज्य और तीसरा दल जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार आज जो भी हैं वो बीजेपी के बनाए हुए हैं। बाकी दो दलों के बारे में, दो राज्यों के बारे में ये नहीं कह सकते। जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों को बीजेपी ने ज़मीन से उठाकर ऐसे हथेली में लेकर खड़ा किया है। 94 में ये जनता दल से निकले थे, लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार और जो है परिवारवाद के खिलाफ नारा बुलंद करते हुए, और 95 का विधानसभा चुनाव लड़े और 6 सीटें आईं। वहाँ से 96 में जॉर्ज फर्नांडिस ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बात की और गठबंधन हुआ। तब समता पार्टी थी, समता पार्टी के साथ समझौता हुआ और लगातार बीजेपी बिहार में अपनी पार्टी यूनिट को दबाती रही, नीतीश कुमार को बढ़ाती रही। जॉर्ज फर्नांडिस की भी नहीं सुनी। जॉर्ज फर्नांडिस भी इस पक्ष में नहीं थे कि 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन बीजेपी ने किया और उसका खामियाजा आज भुगत रही है। जो किया उसका खामियाजा आज भुगत रही है। आप देखिए कि 2005 में 2 चुनाव हुए, एक मई जून में हुआ था, दूसरा नवंबर में हुआ, जिसमें इस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद 2010 का चुनाव, जिसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट फिर जेडीयू से ज़्यादा था। छोटी पार्टी जेडीयू विधानसभा में भी ज़्यादा सीटें लड़ने लगी और लोकसभा में भी राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा लोकसभा सीटें जेडीयू लड़ने लगी, और नीतीश कुमार की हर अच्छी बुरी जायज़ नाजायज़ मांग जो है भारतीय जनता पार्टी मानती रही, बर्दाश्त करती रही। और नीतीश कुमार ने कभी इसको कंसीडर नहीं किया। हमेशा उनकी जितनी मांग पूरी होती थी, उनकी भूख बढ़ती जाती थी लगातार। और 2013 में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में गठबंधन तोड़ दिया उन्होंने, और 2017 में फिर लौट कर आए तो आप देखिए बीजेपी को गाली देकर गए और आरजेडी की और लालू की प्रशंसा, फिर 17 में आरजेडी लालू को गाली देकर बीजेपी की प्रशंसा करते हुए आए, फिर 22 में चले गए। अब सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या होगा। देखिए, नतीजा तो बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो एक ये कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। तो नीतीश कुमार अगले चुनाव तक जो है वो जिस पार्टी के साथ भी होंगे, अगर बीजेपी के साथ रहते तो बीजेपी के लिए, अब आरजेडी के साथ है तो आरजेडी के लिए लायबिलिटी है। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सारा बोझा जाएगा उनका जो पार्टनर है उसके ऊपर। और नीतीश कुमार को बिहार के लोग अब चुनना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते। मजबूरी ये है, गठबंधन की बिहार की राजनीति ऐसी फ्रैगमेंटेड है कि उसमें नीतीश कुमार अपरिहार्य बन गए। जो भी पार्टी सरकार बनानी चाहेगी उसको नीतीश कुमार को लेना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले चुनाव तक ये अपरिहार्यता ख़त्म हो जाएगी, नीतीश कुमार की उपयोगिता भी ख़त्म हो जाएगी। तो बीजेपी के लिए बिहार में रास्ता आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का विघटन होना तय है। उसका कितना बड़ा हिस्सा आरजेडी के पास जाता है और कितना बीजेपी के पास आता है, इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी की स्थिति क्या होगी। बीजेपी को पिछले 22 साल से बैसाखी पर चलने की आदत हो गई है, इसलिए उसको खड़े होकर अपने पैर पर चलने में दिक्कत होने वाली है। तो बीजेपी का रास्ता बिहार में बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। वो इसलिए कि आरजेडी में जो परिस्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, ख़ास तौर से नेतृत्व को लेकर। अगर तेजस्वी यादव, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह के मामलों में भ्रष्टाचार के घिरे हैं, जेल चले जाते हैं तो आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कोई वैकल्पिक नेतृत्व आरजेडी के पास है नहीं। तो ऐसे में बिहार में जो स्थिति है फ़ायदे नुकसान की राजनीतिक, वो बड़ी अस्पष्ट है। किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसका एक अंदाज़ा मोटा जो है वो लोकसभा चुनाव में लगेगा। क्योंकि बीजेपी को एक फ़ायदा अभी हाल ही में हुआ है, ऐसा लग रहा है चिराग पासवान उसके साथ आ जाएंगे। चिराग पासवान के साथ आने से बीजेपी को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा बिहार में।
लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में। लेकिन वो फ़ायदा कितना होगा, क्या सत्ता तक पहुंचा पाएगा, ये कहना बड़ा कठिन है अभी। तो 3 राज्य, 3 नेता और 3 जो है राजनीतिक दल बीजेपी के गठबंधन के साथी, तीनों से नाता टूटना बीजेपी के लिए, बीजेपी के भविष्य के लिए अच्छा हुआ है। इस गठबंधन से निकलना, इसकी जकड़न में वो जिस तरह से जकड़ गई थी, उसमें पार्टी का विकास संभव नहीं रह गया था। अब रास्ता खुला है। अब ये बीजेपी पर है कि आगे बढ़ती है, कि रुक जाती है, कि घट जाती है। ये सब कुछ अब बीजेपी, अब वो किसी और को दोष देने की स्थिति में नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।